नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र मतलब सिविक्स का 5वां अध्याय। और बबुआ ये 5वां अध्याय जो आप लोग का है, इस 5वां जो अध्याय आप लोग का राजनीति शास्त्र का मतलब सिविक्स का, ये अंतिम अध्याय है। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियां मतलब लोकतंत्र में जो है क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या चुनौतियां आती है लोगों के लिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरी बात आप लोग को बता दीजिए, जो 5वां अध्याय है ना, वन शॉट में ही खत्म हो जाएगा। मतलब एक ही वीडियो में पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट होने वाला है। इसका मतलब है कि क्लास जो आप लोग का है जबरदस्त होने वाला है। ओके, दूसरी बात कि आप लोग का जो है राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र आप लोग का खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास आप लोग का 3 अध्याय कंप्लीट करवा चुके हैं, बाकी 3 अध्याय बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का मन है कि भाई अर्थशास्त्र को देख लिया जाए। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है 7 अध्याय है, तो 7 दूना के 14, एक 15 दिन में जो है आप लोग का खत्म हो जाएगा अर्थशास्त्र भी। उसके बाद बच जाएगा भूगोल। ठीक है, तो भूगोल को भी हम लोग जल्द ही गोल कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, समस्या की बात नहीं। एकदम जो कंटेंट मिल रहा है ना आप लोग को, बहुत ही बेहतर कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग का मैथ साइंस तो खत्म कर ही दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किए हैं तो जल्दी से भाई आप लोग जो है कोर्स को परचेज कर लीजिए। आप लोग को नंबर बता देता हूं, 85 81 80 29 29। और कोर्स खरीदिएगा तो बहुत ही सस्ता में आप लोग को कोर्स जो है मिल भी जाएगा। साथ में एक और चीज़ है इसके लिए, जो हमारे ग्रुप में जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, जो कोर्स खरीदा, उन सभी में से सबसे अधिक नंबर जो आएगा, उन सभी 5 बच्चों के लिए जो है 50,000 की इनाम राशि जो है दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं तो भाई जल्दी से आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अब हम लोग देख लेते हैं 5वां अध्याय। हालांकि हमने सिविक्स में जो शुरुआती दौर से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में कार्य प्रणाली मतलब लोकतंत्र से ही रिलेटेड बात पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी भी है कि लोकतंत्र में हालांकि जो चुनौतियां होती है, जो समस्या होती है, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग 5वां अध्याय को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि लोकतंत्र किसको कहते हैं? पता है जी? नहीं पता है? चलो भाई यहां से हम शुरू करते हैं और कुछ कुछ चीजों को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग बारीक से इस अध्याय को समझेंगे तो बेहतर होगा। आइए कुछ कुछ पॉइंट्स को जो है नोट करते चलेंगे आप लोग। और नोट्स क्या, जो बच्चे पैड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो उनको PDF मिल ही जाता है। चलिए, भारत जो है अगर बोला जाए कि कभी आपसे प्रश्न कर दिया, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो आप लोग को याद रखना है क्या? भारत। क्या याद रखना है? भारत। दूसरी बात, अगर पूछ दे आप लोग से प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा देश, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। कौन सा है? रूस है। ठीक है, और कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ दे कि ऐसा कौन सा देश है, जो आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा। ठीक है, किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा है। ओके, जो आज तक किसी देश का गुलाम नहीं, आज तक किसी देश का गुलाम नहीं रहा, तो आपका हो जाएगा नेपाल, और भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है, विश्व का सबसे गरीब देश, ठीक है, यह पढ़ लेते हैं हम लोग। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है भाई? भूटान जो है सबसे गरीब देश है। ओके, और अगर बात करें हम लोग कि बिहार में आ जाते हैं, बिहार में कितना जिला है? ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। बिहार में
38 जिला है। कितना जिला है? 38 जिला है। ठीक, अगर पूछ दे सबसे बड़ा जिला, ठीक है, सबसे बड़ा तो पश्चिमी चंपारण। छोटा अगर पूछ दे तो आपका हो जाएगा शिवहर। ठीक है, शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चीज को समझ गए, क्योंकि ये सारा चीज ना लगभग पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, आइए और भी चीजों को जानते हैं। अब यहाँ पे बात रहा है कि लोकतंत्र किसको कहते हैं सर। ठीक है, लोकतंत्र किसको कहते हैं, सवाल है भाई। लोकतंत्र कहते हैं जहां पे लोकतंत्र, ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो दूसरे शब्द में या करके हम बताते हैं, जिसे प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र, तो लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र बोला जाता है कि मतलब कि सभी चीज पे प्रजा का अधिकार हो। ठीक है, सीधी बात में अगर सीधी लाइन में देखो तो सभी अधिकार प्राप्त होता है प्रजा को। अरे यार, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, ये मैंने कर रखा, चलो मिट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो प्रजातंत्र में क्या होता है, प्रजा के अनुसार राजा को चुना जाता है कि नहीं। और यहां पे देखा जाए लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र बोलिए या प्रजातंत्र बोलिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। प्रजातंत्र यहां पे क्या होता है कि प्रजा के द्वारा सरकार चुना जाता है। क्या चुना जाता है, सरकार चुना जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुमत देते हैं, वोट देकर सरकार चुना जाता है और निष्पक्ष होता है वोट, किसी के दबाव में नहीं होता है। ठीक है, जनता के लिए जन कल्याणकारी काम सरकार के द्वारा होता है, किया जाता है या होता है। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। पिछले अध्याय में भी मैंने पढ़ाया था, बाकी इधर वाला हट गया, कैसे ना, एक ही क्लिक में हट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस अध्याय को, एकदम जबरदस्त तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई लोकतंत्र क्या है और प्रजातंत्र क्या है, सिंपल सी बात है, लोकतंत्र बोलो या प्रजातंत्र बोलो। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, राजतंत्र चलता था। इससे पहले क्या होता था, राजतंत्र चलता था। वहां पे क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, प्रजा के अनुसार सरकार को चुना जाता है। प्रजा जिसको चाहे, जो जनता जिसको चाहे उसको हम सत्ता में ला सकते हैं, जनता जिसको चाहेगा ला सकते हैं। और वोट देकर सरकार को चुना जाता है, एकदम निष्पक्ष। और जनता के लिए जन कल्याणी कार्य काम कौन करते हैं, सरकार करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता था, ये राजतंत्र में होता था राजा का मनमौजी भी होता था। राजा अपने मन से कार्य करते थे, अपने मन से कार्य करता था। क्या करता था, कार्य करता था, समझे जी, इसमें होता था। और व्यक्तियों को, जो जनता को जो था, राजा निरंकुशवाद होता था, ज्यादातर क्या होता था, निरंकुशवाद होता था। प्रजा के साथ बहुत अत्याचार वगैरह करता रहता था, सताता था, टैक्स लेता था, कर लेता था और जनता के लिए कोई काम नहीं करता था। यहाँ पे जो हमारी सरकार होती है, लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है, सरकार हमारे लिए ही काम करते हैं और सरकार को हम ही चुनते हैं। और 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में सभी बार सरकार का बदलाव होता है। हालांकि कुछ सरकार जो है 10 साल 15 साल से टिका रहता है, क्योंकि उसको जनता अधिक चाहता है, यही वजह है ना। तो देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है
जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनता है। तो मत देने का जो उम्र होता है 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद जो है आप किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, ये अधिकार आपको मिल जाएगा। मत अधिकार आपको कब प्राप्त होगा? 18 साल के बाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो वोट देने का उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए शादी का उम्र कब होता है? लड़का का शादी का जो उम्र बढ़ा दिया अभी 21 वर्ष। ठीक है, और लड़की का उम्र कर दिया है 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद लड़की शादी कर सकती है और लड़का जो है 21 वर्ष के बाद शादी कर सकता है। ओके, तो आई होप ये समझ गए। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर, ठीक है, अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। और सरकार इस साल गड़बड़ किया तो अगला साल उसको हटा भी दिया जाता है। तो ये होता है लोकतंत्र। ठीक है, और जनता के लिए अगर काम नहीं करती सरकार तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? आंदोलन भी करना शुरू कर देते हैं। हई जनता हई क्या कहते हैं, कोई भी जो है सरकार ले लीजिए, ये सरकार हाय हाय नारे लगाने लगते हैं, उसको हटाओ, ये सब चीजें होने लगती है। तो भैया यहाँ पे दूसरी बात है कि इस अध्याय का जो नाम है आप लोग का लोकतंत्र, तो आप लोग समझ गए। अब चुनौतियां किसको कहते हैं? चुनौतियां किसको कहेंगे? आपके सामने जो आपका एग्जाम है ना, कक्षा 10वीं का है, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है आपके लिए चुनौती है। ये क्या आपके लिए चुनौती है? और चुनौती किसको कहते हैं? जो चीज हम कर सकते हैं उसी चीज को चुनौती कहा जाता है। मतलब वो चीज तो असंभव होता है करना, लेकिन हमारा काम जो है पढ़ के उसे संभव करना। कुछ बच्चों के मन में चल रहा है भैया हम टॉप कैसे करें? टॉप वाला आदमी आसमान से आता है, आप ही के साथ में पढ़ने वाला बच्चा ही टॉप करता है, अच्छे नंबर लाता है। तो वो कैसे? उसने रात दिन मेहनत किया, अच्छी पढ़ाई किया, तभी तो वो टॉप किए ना। तो इसे फिलॉसफी देने से जो है टॉप नहीं कर सकते, मेहनत करना होगा तभी टॉप करेंगे। तो चुनौती भी आप लोग के सामने जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके लिए एक चुनौती समान है। ठीक है, तो चुनौती किसको कहते हैं? उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण होता है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है, उसी को क्या कहा जाता है? चुनौती कहा जाता है। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठा जा रहा है। हालांकि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे अभी गद्दारी बहुत ज्यादा होता है, भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता है? अब देखिए दफ्तर में जाइए, सरकारी दफ्तर में जाइए, आपका काम नहीं हो रहा है, एगो पंसुइया निकाल के दे दीजिए साहब के हाथ में, ठीक है, इसका काम हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचारी जो है, ये लोग जो है देश को धीरे धीरे जो है बर्बाद करते हुए आगे की ओर निकल रहा है। और सरकार में तो बैठने के लिए भैया, सत्ता में बैठने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे ना सब थोड़े ना लेता है। तो बहुत सारी चीज जो है, हालांकि कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, लेकिन सब जितना चीज लोकतांत्रिक देश के अंदर होना चाहिए वो अभी भी भारत के अंदर नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात आता है, यहाँ पे दो शब्द लिखा है, एक है पॉसिबल और एक होता है इम्पॉसिबल। ध्यान समझना, दुनिया का कोई भी काम हो वो इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव और पॉसिबल का मतलब होता है भाई संभव। तो थोड़ा सा अगर बच्चा यहाँ पे गौर से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे भाई, 1 मिनट का एक जो शब्द है आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो इम्पॉसिबल है, IMPOSSIBLE, यही ना है इम्पॉसिबल। तो जरा गौर से इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा ये क्या कह रहा है। इसका मतलब होता है असंभव, और ये क्या कह रहा है, I am, ऐसे तोड़ के पढ़ो, I am possible, मैं संभव हूं, लेकिन करोगे तभी तो। समझ में आ गया होगा ना? तो इम्पॉसिबल ही कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, तो फिर क्यों ना करें। ठीक है, इसलिए कोई भी दुनिया का कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, बदल जाएगा। ओके, आइए हम सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? भाई यहाँ पे सवाल आ गया कि हम सरकार को किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। ध्यान से, चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए सिर्फ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर कार्य करना चाहिए? बताइए आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे अगर निर्णय निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। चुना हुआ जो सरकार है अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए सिर्फ लक्ष्मण रेखाओं में बांधकर कार्य करना चाहेंगे?
तो सब कुछ अपने मर्जी से अगर दे दिया जाए किसी भी सरकार को, तो फिर अपने घर बसना शुरू कर दिया जाए। तो उसके लिए जो है संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया है? संविधान बनाया गया, संविधान बनाया गया, संविधान बनाया गया। ठीक है, संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया था। और इसके निर्माता कौन था? निर्माता की अगर बात करें तो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और इसमें जो है क्या बनाया गया? नियम और कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? नियम और कानून है। इसमें क्या है? नियम और कानून है। ठीक है, और जो सरकार होती है, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुलिस हो या किसी भी प्रकार के, आप देख लो डीएम एसपी, सब के लिए एक कायदा कानून है, उसी के हिसाब से उसे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो भैया वो तो गर्दा छुड़ा सकते हैं, है कि नहीं? अपने मनमर्जी से काम करेंगे। तो लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां भी है जिन पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। जी बिल्कुल करेंगे, आगे हम लोग कर लेंगे। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग चुनौतियां होती है, अलग अलग देश जो होते हैं उनके सामने अलग अलग चुनौती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो था नेपाल में जो है, नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, क्या? लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए चुनौती हुआ था। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे चले जाइए, उसके बाद बोलबिया। ठीक है, बोलबिया में भी जो है पानी के लिए वहाँ पे झगड़ा हुआ था। ठीक है, अलग अलग चुनौतियाँ था लोगों देशों के पास। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण समझ लीजिए, पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान में सेना का अधिकार हुआ था। ठीक है, सेना का अधिकार हो गया था, अधिकार हो गया था मिलिट्री का। ओके, तो ये जो है अलग अलग देशों के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे बेस्ट अपना भारत ही है। लेकिन कुछ कमी है, भारत के अंदर भी बहुत सारी चीजें कमी है। लेकिन लोकतांत्रिक देश जो है, लोकतांत्रिक हमें क्यों पसंद है? भारत सभी को अच्छा क्यों लगता है? सवाल है ना भाई, सवाल है आप लोग का। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश का कहना है कि किसी भी व्यक्ति, लोकतांत्रिक देश में किसी भी देश का व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए, चाहे वो काम करे अथवा ना करे। ये लोकतांत्रिक देश का कहना है कि यहाँ पे भूखे व्यक्ति नहीं रहते। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं अभी भी भूखे प्यासे रह लेते हैं। लेकिन सरकार देखिएगा डीलर बनाया है। ठीक है, बीपीएल एपीएल वगैरह जानते हैं ना जी, जिनको राशन वगैरह मिलता है, वो उसी वजह से मिलता है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में इसी वजह से दिया जाता है। जो गरीबी रेखा के नीचे गरीबी रेखा में रहता है, उनको ये सब चीजें दिया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापना करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापना करने के लिए जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, जहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, तो भैया वहां पे स्थापना करने के लिए क्या करना होगा? इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादें, आधार बनाने की चुनौतियां हैं। वहां पे जो है जरूरी आधार बनाना, वहां पे नियम बनाना जरूरी होगा, ताकि वहां पे लोकतंत्र को जो है स्थापित किया जाए। भारत में लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ जी? हाँ, जैसे आजादी हुआ, हम लोग का देश जो है, भारत कब आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को। और संविधान लागू, या कहिए हाँ संविधान बोल दिया जाए, संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है, और उस समय, ठीक है, उस समय जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद एक और चीज समझ लीजिए, आजादी से पहले, आजादी से पहले हमारे देश पे किसका राज था? तो अंग्रेजवा लोग का राज था। अंग्रेज लोग हम पे शासन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज से पहले भी कोई शासन कर रहा था ना? बताइए, हम बताएं, लगभग वीडियो में बताएं, आप ही बताइए अब कमेंट करके। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने,
सत्ता पर सेना का नियंत्रण को समाप्त करना। जैसे सत्ता पर जो है सेना का नियंत्रण कहाँ हुआ था, ये चीजें पाकिस्तान में हुआ था और मिलिट्री ने क्या किया था, सत्ता पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो गैर लोकतांत्रिक शासन है उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। जनता को एकजुट होना होगा, उसके लिए लड़ना होगा, सभी एक मिलके एक सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा और वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को करना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जारी करना होगा। एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौतियां होती है। जनता में सामूहिक तौर पे क्या होना चाहिए, सामूहिक तौर पे एकजुट होकर, ठीक है, सभी लोग को, और उसके लिए सरकार से लड़ना होगा, गैर लोकतांत्रिक सरकार से लड़ना होगा, उस व्यवस्था को खत्म करना होगा, तब जाके वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा। लेकिन एकजुट तो होना ही होगा उसके लिए। ओके, आइए आगे हम समझते हैं। संघ की इन्हीं इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों का व्यवहारिक स्तर पर लागू करना होगा। महिलाओं और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, जिसकी संख्या कम हो, ठीक है, जिसकी संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। और दूसरी बात की बहुसंख्यक, बहुसंख्यक किसको कहेंगे बाबू, जिसकी संख्या अधिक हो, जिसकी संख्या अधिक हो। ठीक है, अल्पसंख्यकों समूह को उचित भागीदारी, ठीक है, सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां। देखो, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह जो होते हैं सबको एकत्र करना होगा, ये सब क्या होगा, चुनौतियां ही होगा। लोग देखिएगा आज के डेट में देखा जाए कुछ हो जाता है तो उसके लिए कहता है हमरा की मतलब है, जाने वो जिसको हुआ है, होता है ना। तो इसलिए सबको एकजुट करना कम बड़ी बात नहीं है। कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहना चाहिए, लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहना चाहिए। ठीक है, बहुत कम चीजें, जैसे अभी यहाँ पे देखिएगा सब सारा चीज सरकार के अंदर है और सरकार के बाहर भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। विद्यालय ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, यातायात सुविधा ले लीजिए, आने जाने का लगभग जो है उस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट लिमिटेड का भी है कि नहीं, प्राइवेट आदमी का भी है। आइए लोकतंत्र की चुनौतियों को हम लोग समझते हैं। बाकी बेखूबी आप लोग को पीछे हमने जो चीजें बताया एकदम जबरदस्त तरीका से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। मौलिक अधिकार की चुनौतियां, मौलिक अधिकार मतलब खुद का अधिकार को पहचानना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात होगा कि आपको शिक्षित होना होगा, बिना शिक्षा की सब संभव नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अरे भैया होता है ना, आज के डेट में देखे होंगे खुद का अधिकार इंसान को पता नहीं। एक बात याद रखिएगा, जो भी सरकार के अंदर काम करती या सरकार जो है उनको गिराने वाला एक ही इंसान है, वो है आम आदमी जो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, आम आदमी का पावर होता है, उसको खुद का अधिकार प्राप्त नहीं होता। जिनको खुद का अधिकार प्राप्त होता है, मतलब जो अधिकार कैसे पता चलेगा मेरा क्या अधिकार है, नहीं अधिकार आप जान रहे नहीं जान रहे, क्योंकि आपको खुद ज्ञान नहीं भाई अधिकार क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है। ये अधिकार, इसी चीज को क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार को पहले समझना होगा। मौलिक क्या बोलते हैं, अधिकार की चुनौतियां। इसका मतलब हो गया खुद का अधिकार को पहचानना होगा कि भाई मेरे को क्या अधिकार दिया गया। हालांकि एक एग्जाम्पल, नॉर्मल सी एग्जाम्पल अगर आपको दूं कि जो जैसे बाइक वगैरह जाते हैं, कभी हेलमेट नहीं रहा या हेलमेट रहने के बावजूद भी प्रशासन जो है आपकी गाड़ी को रुकवाता है। और देखिएगा एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं, उस जो क्या करता है पहले चाबी खींच लेगा। चाबी खींचने का अधिकार नहीं है किसी भी प्रशासन को, ठीक है, कोई भी स्थिति में वो चाबी नहीं खींच सकता। हाँ, गाड़ी रोक सकता है, कागज चेक कर सकता है, आपका अगर हेलमेट वगैरह हर चीज सुरक्षित है और सही है तो वो आपको जाने दे देगा। ठीक है, लेकिन रोकने का अधिकार उनको प्राप्त है, लेकिन चाबी खींचने का अधिकार प्राप्त नहीं। लेकिन तब फिर भी लोग देखते हैं ना, चाबी खींच लेता है, वो उल्टे दो चार को बात बोल देता है। और किसी भी प्रशासन विभाग में जो पुलिस वगैरह है उनको किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है कि असंज्ञान व्यक्ति को पकड़ के मारने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, और ये इसलिए मार खा जाते हैं लोग क्योंकि उनको अपना अधिकार नहीं पता है। ठीक है, नॉर्मल सी मैं अपनी खुद की एक उदाहरण बता रहा हूं कि ऐसे हम खड़े थे, लॉकडाउन की बात है, ऐसे गमछा वगैरह लगाए हुए थे क्योंकि उस समय कोरोना वगैरह का ज़्यादा प्रभाव था। तो हमने सोचा कितना मास्क खरीदे, गमछा ही लपेट लिया। ठीक है, तो गमछा लपेट के जा रहे थे तो हमको बोल दिया भैया
यहाँ पे चोरी हुआ है, यही लोग चोर हैं, मतलब संज्ञान में हम लोग को धरा गया। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं था, मतलब उसका एक मतलब निकालना था जो भी रहे। तो उसके बाद पता चला बाइक का चालान करने वाला ही लोग, तो वो लोग जो है ले गया, हम लोग को 2 घंटा रोका। भैया बोले कि अगर हम लोग चोर हैं तो मेरा अधिकार जो है, आप अपना अधिकार निभाइए, आप मेरा आधार कार्ड लेके वेरीफाई करके हमको छोड़ना होगा, ये लाठी उठी मारने वाला काम नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि मुझे वहाँ अधिकार खुद का पता था, मैंने बोल दिया और उसका हवा निकल गया भैया, तो उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, हाँ, नहीं तो अनपढ़ व्यक्ति जो भी हैं, जिसको खुद का पढ़े लिखे व्यक्ति को अधिकार नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हम पुलिस प्रशासन से भिड़ें, क्योंकि भिड़ेंगे तो पता नहीं किस आधार पे वो लोग आगे तक ले जाएगा, ये डर होती है। और इसी डर के वजह से जो है आज हमारे देश में जो है भ्रष्टाचारी, घूसखोरी सब बढ़ते जा रहा है कि नहीं जी। इसी वजह से, इसलिए मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए और अपने अधिकार के लिए लड़ाई करनी होगी, तभी पता चलेगा। विस्तार की चुनौतियां, किस प्रकार से लोकतंत्र को हम विस्तार करें, लोकतंत्र में क्या क्या है, उस चीजों को हम कैसे जानेंगे, उस चीज को विस्तार रूप से समझना होगा। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौतियां, हालांकि लोकतंत्र को तो हम तो व्यवस्थित रूप से कर ही दिए, लेकिन उसको मजबूत बनाने के लिए कुछ नियमें होनी चाहिए, कुछ कानून होनी चाहिए, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चला सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात बता देते हैं आप लोग को, मौलिक अधिकार की चुनौतियां, ये थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, कुछ चीजें जो है इसमें आपके बुक से बाहर है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार है जो इस प्रकार से, अब थोड़ा सा आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए। समानता का अधिकार, ठीक है, सब जो है सबके लिए नियम कानून एक रंग होना चाहिए, नहीं कि अमीर के लिए अलग नियम और गरीब के लिए अलग नियम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, भारत जो है स्वतंत्र राष्ट्र है और यहाँ पे किसी के अंदर नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात की, हम किसी भी राज्य में जाके अपना व्यवसाय और खुद का घर बसा सकते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और किसी पे भी हम बोल सकते हैं, चाहे नेता हो या मंत्री हो, कोई भी हो, उन पे मेरा अधिकार है कि उस पे हम सवाल कर सके। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब हो गया फ्रीडम पूरी तरह से। ठीक है, अब देखो शोषण के विरुद्ध का अधिकार, मतलब किसी भी, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए, किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में दे रखा है सभी धर्म, समुदाय, जाति के लिए एक ही अधिकार है, सब बराबर है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में क्या है, सब भाई हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आप मुस्लिम से हिंदू बनना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र है बन सकते हैं, हिंदू से ईसाई बनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र रूप से बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो हम लोग का अधिकार कह रहा है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, मेरा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, हम किसी भी चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं, कोई चीज़ उसमें ये नहीं कि अगर हम हिंदू हैं तो मेरा मन है कि हम उर्दू पढ़ें, तो ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम ही होंगे तभी उर्दू पढ़ेंगे। शिक्षा का, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का भी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो ये सभी जो 6 अधिकार है आप लोग याद रखिएगा। हालांकि संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के दौरान। ओके, विस्तार की चुनौतियां ये क्या होती है? विस्तार की चुनौतियां में सभी धर्म, विभिन्न सामाजिक समूह और विभिन्न संस्थाओं में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत को लागू करना शामिल है। ठीक है, इसमें विस्तार की चुनौतियां में स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति दी जाए। ठीक है, मैंने आप लोग को सरकार बताया था, एक बताया था आप लोग को केंद्रीय सरकार, 3 तरह की सरकार बताया था ना, केंद्रीय सरकार, संघ सरकार भी बोला जाता है इसको ना, संघ सरकार। दूसरा बताया था राज्य सरकार, तीसरा बताया था स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति दी जाए। अगर राज्य सरकार को अधिक शक्ति नहीं दिया जाए तो कैसे होगा, राज्य का पता चलेगा? ऐसे मान लिया जाए संघ सरकार, अभी केंद्र में क्या है, मोदी है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये हैं, इनको पूरे राज्य के जो हैं मंत्री इसके अंदर हैं।
इसी के अंदर काम कर रहे हैं, है कि नहीं। सबके राजा कौन है, पूरे भारत पे शासन करने वाला कौन है, मोदी जी। केंद्र सरकार जो होते हैं पूरे भारत पे शासन करते हैं, राज्य सरकार जो होते हैं सिर्फ एक राज्य पे शासन करते हैं, और स्थानीय सरकार अपने जो क्षेत्र होते हैं उसी में वो शासन व्यवस्था को लागू करते हैं और करते हैं। तो स्थानीय सरकारों को क्या होना चाहिए, अधिक शक्ति देने चाहिए। ओके, आइए आगे की ओर चलते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौतियां, लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। ठीक है, हर एक प्रकार के लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें किसी ना किसी प्रकार से मजबूत किया जाना चाहिए, और भी कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि लोकतंत्र से क्या आशाएं हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो है लोगों को पता नहीं चलेगा, भाई लोकतंत्र तो स्थापित करने जा रहे हैं, हम लोग के लिए क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा। ऐसा समझिए, इसमें से कोई बच्चा होंगे जिसे राजतंत्र अच्छा लगता होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। अब भैया राजतंत्र में राजा लोग इतना निरंकुश होता था, इतना कि प्रजा लोग को बहुत मार मारता था। उसके बाद खेती बाड़ी में भी कर लेता था तो इतना कि पूछिए मत। ठीक है, और उसमें क्या था, आप सरकार के खिलाफ, जो राजा है उसके खिलाफ आप कभी नहीं बोल सकते, और वही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनता था उस समय। ये अंग्रेजबा लोग के पहले की कहानी है, राजतंत्र उसी समय था। ठीक है, अब हम लोग को जो है जैसे भारत आजाद हुआ लोकतंत्र में स्थापित कर दिया यहाँ पे, क्योंकि भारत के लोग बहुत ही ब्रेन से बहुत तेज होते हैं है कि नहीं जी। कार्य इस प्रकार करनी चाहिए कि लोगों को लगे कि लोकतंत्र अगर स्थापित किया जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के जन कल्याणकारी कार्य में सहायक होंगे। जनता की अलग अलग आवश्यकताओं के कारण इस चुनौती के अलग समाजों में अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, अब देखो लोगों को हर एक तरह का अलग अलग चुनौती है, तो लोगों के पास खुद का समस्या हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है और बढ़ाता है, जनता की अलग अलग आवश्यकता होती है, इस कारण इस चुनौती के अलग अलग समाजों में अलग अलग अर्थ होने लगता है। जैसे कि लोकतंत्र में क्या कहता है, निरपेक्ष होना चाहिए। यहाँ पे किसी धर्म समुदाय किसी जाति को जो है अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप बड़े हैं ये छोटे हैं, इस तरह के अधिकार नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन कोई कहेगा कि मेरा समुदाय मेरा धर्म छोटा है, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने जात धर्म को लेके अभी भी जो है भारत में भी ये चीज़ें हो रही है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूती दे सकता है। अगर सत्ता में सभी का अधिकार दिया जाए तो लोकतंत्र में क्या होगा, मजबूती होगा। ठीक है, भागीदारी का मतलब क्या हो गया, हिस्सेदारी या भागीदारी एक ही चीज हुआ। कई लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेता अधिकारी भ्रष्ट बेईमान और असक्षम होते हैं, वे रिश्वत मांगते हैं। इसका परिणाम है कि नागरिकों का विश्वास में क्या होता है, कमी होता है। कई लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, राजनीतिक नेता अधिकारी भ्रष्ट बेईमान असक्षम होते हैं। ठीक है, और वे क्या मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, जो कि मैंने आपको कहानी बता ही दिया। ठीक है, तो रिश्वत जो है अधिक मांगा जाता है हर क्षेत्र में, भारत के अंदर भी कहीं भी जाइए रिश्वत दीजिए, आपका काम पहले हो जाएगा। ओके, भारतीय लोकतंत्र की अन्य प्रमुख चुनौतियां, भारत में जो है लोकतंत्र के लिए जो चुनौतियां आया था, क्या क्या आया था वो समझ लीजिए। आतंकवाद, अगर बोला जाए तो सबसे बड़ा कैंसर यही है। ठीक है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा कैंसर आतंकवाद को ही बोला जाता है। आतंकवाद क्या करते हैं, आतंकवादी क्या करते हैं, धमकी हिंसा हत्या अपहरण और सार्वजनिक जैसे हॉस्पिटल हो गया, जहाँ सार्वजनिक हो गया, मंदिर हो गया, सार्वजनिक हो गया, संपत्ति को नष्ट करके शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाता है, आतंकवाद है। ठीक है, बनाना क्या है, आतंकवाद है। तो आतंकवाद कोई स्पेशल आदमी थोड़े होता है, हम लोग में से ही कोई आतंकवादी बन जाता है कि नहीं जी। अब जैसे कि बात करें बिहार में जब से शराब बंद हुआ है, देखिएगा स्माइकर लोग जो है बहुत हो गया, चोरी चकारी बहुत होने लगा है। वही समय आ गया 2000 वाला कहानी फिर से दोहराया जा रहा है कि नहीं। कह रहा था कि बिहार यहाँ बिहार वहाँ, फिर से बिहार रिटर्न। ठीक है, अब जो है बिहार रिटर्न हो रहा है। कुछ समय पहले जो था, आज से 7 साल पहले 5 साल पहले देखा जाए तो चोरी चकारी कम होता था, छीना छोरी बहुत ही कम होता था। और 2000 ईस्वी
लगभग देखा जाए 2005 से पहले की कहानी अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा चोरी होता था, वही चीज़ें फिर से रिटर्न हो रही है। ओके, तो आतंकवाद किसको कहते हैं? धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करके शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना आतंकवाद है। सरकार का विकास से ध्यान हटकर आतंकवादी गतिविधियों पर अधिक समय तक रहना क्या होगा? भारत में जन कल्याणकारी काम नहीं कर पाएगा, जनता के लिए जो है काम नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा? भारत में जो है डेवलपमेंट या कहिए कि विकास की दर जो है घटेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना। तो यहाँ पे अगर घटना पे घटना आतंकवादी लोग करेंगे तो सरकार विकास खाक करेगा, ध्यान सब वहीं जाएगा। वहीं पे किसी न किसी तरह से ताज होटल में जो हुआ था, ठीक है, ताज होटल में हुआ था, आतंकवादी लोग जो है घुस गया था। मुंबई का सबसे फेमस होटल ताज होटल है। ठीक है, चाय पीने देगा 1500। तो ये सब पे कहाँ सरकार का ध्यान जो है आ जाता, और जो विकास की दर है विकास करने का तो वो विकास नहीं कर पाते हैं, यही में सारा संपत्ति को खर्च कर देते हैं सरकार। ठीक है, अब देखो अलगाववाद की जो है, अलगाववाद की चुनौतियां क्या है समझिएगा। भाषा, जाति, नस्ल के आधार पर अलग देश की मांग करना, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए हिंसा का सहारा लेना, जैसे कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग हुई थी, सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग हुई थी। ठीक है, सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग हुई थी। तो ये क्या हो गया? अलगाववाद। अब बोल दिया जाए भैया कि हम हिंदू के लिए कि हिंदू देश बनाया जाए, मुस्लिम के लिए मुस्लिम देश बनाया जाए, सिखों के लिए खालिस्तान बनाया जाए, तो ये क्या हो गया? अलगाववाद हो गया। मतलब कहा जाए तो भाषा, जाति, नस्ल के आधार पर अलग देश की मांग करना ही क्या कहलाता है? अलगाववाद कहलाता है। ओके, नक्सलवाद, ये नक्सलवाद जो होते हैं 15 से 20 साल के जो लड़के होते हैं, इनका बस एक ही मांग हो जाता है भाई, मारना। ठीक है, मरना और मारना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है। देखते हैं ना, ये जो लोग होते हैं, आतंकवादी हो गया, नक्सलवादी हो गया, जिसको गुंडा बोलते हैं, अगर कहीं गलती से पुलिस प्रशासन ने इसका गाड़ी पकड़ लिया, फोन कर दें, कहा जी रहना है कि नहीं मंत्री पद पे, हाँ रहना, जल्दी से उसका गाड़ी छोड़ देता है। सरकार को भी डर है उस चीज़ों को, अपनी बात मनाने के लिए क्या करते हैं ये लोग? हिंसा करते हैं, मतलब कहीं पे मार धार करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आगे आते हैं भ्रष्टाचार। ठीक है, भ्रष्टाचार तो सरकार द्वारा बने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी तक सीमित मात्रा में पहुंचना और इनका दुरुपयोग करके कुछ लोग अपने हित में करना, ये क्या हो गया? भ्रष्टाचार हो गया। भैया नॉर्मल सा उदाहरण समझिए, बाथरूम बनाने के लिए पैसा आता है ना, आता है ना जी। हालांकि मुझे जहां तक मालूम है कि 10,000 रुपया की राशि जो है बाथरूम बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है, 10 या 15 होगा, जो भी होगा अप्रोक्स आप लोग समझ लीजिए। बाथरूम बनाने के लिए जो है दिया जाता है, तो उसमें जो बाथरूम दिलवाता है, जो उससे पहले वार्ड सदस्य जो होते हैं जो बाथरूम दिलवाने का कार्य करते हैं, और भी बहुत सारी, इंदिरा आवास हो गया। ठीक है, इंदिरा आवास, तो वो में जो है वो जो नेता वगैरह होता है कहेगा कि हम आपको बाथरूम दिलाएंगे, लेकिन हमको 4,000 चाहिए तब जाके आपको दिलाएंगे। वो पहले चाहिए 4,000 देगा तब जाके कर जो है 6,000 मिलेगा बेचारा को। तो ये सब जो है अपने अधिकार में करवा। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नाम आया दोसर के, हमारे नाम पे कर न दीजिए, ले लीजिएगा 2,000। तो इस तरह से होता है। तो ये क्या हुआ? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही हुआ, पैसे घुसपैठी ही भ्रष्टाचार कहलाता है। दूसरा चीज है, अब यहाँ से देख रहे हैं ना, इस पिक्चर को देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है। पैसा अंदर टेबल के अंदर से दिया, काम आराम से फाइनल हो जाएगा। देखिए भाई साहब, ऊपर में हाथ मिलाया, नीचे से पैसा पार्सल कर दिया। ये क्या हो गया? भ्रष्टाचार हो गया। कोई काम करवाना हो, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, बड़ा बड़ा पॉपुलर काहे ना हो, उन सब को पैसा का है, और पैसे से पॉपुलर बनता है, क्योंकि हम उसे बना देते हैं। पुलिस लोग जो है तनी को पैसा लेता है जी,
हाँ, अगर वो चाह ले कि सबको हेलमेट पहना दें तो उसका मर्जी है कि वो सबको हेलमेट पहना सकता है, ठीक है, लेकिन वो चाहता है इसलिए चले, क्या दिक्कत है, बिना हेलमेट का चले ही ना चले। और फालतू का भी लोगों के साथ जो है अन्याय किया जाता है बिना काम के, और आज तक पुलिस जो है समय पे नहीं पहुंचा है, घटना होने के बाद ही पहुंचता है। ओके, तो ये सब चीज़ क्या हो गया, भ्रष्टाचार का ही उदाहरण हो गया, भ्रष्टाचार। अब देखिए काला धन, एक बार जब मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो मोदी जी बोले थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, सभी जनता के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे। हालांकि कुछ कुछ लोगों की इसकी सुविधा भी मिला, 400-500 रुपया मंथली के जो है आया था। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आता है, तो उसका एक अकाउंट होता है कोई, ठीक है, उस अकाउंट खुलवाने के बाद महीने में कभी 500-600 रुपया देता है, लेकिन 15 लाख नहीं आया मेरे हिसाब से, ठीक है, मैंने जहाँ तक जाना, ठीक है। उसके बाद जो है काला धन क्या हुआ, सही ढंग से कमाए गए धन को सरकार को कर नहीं देना क्या कहलाता है, काला धन कहलाता है। अगर सरकार को कर नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, अगर आपके पास रुपया है तो वो क्या हो गया, काला धन हो गया। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन, रिश्वत, कालाबाजारी, तस्करी इत्यादि, इसके कारण सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं में भरपूर पैसा नहीं हो पाता है, ठीक है। अब ये सब जो है, ये जो रिश्वत वगैरह होता है, कालाबाजारी होता है, तस्करी होता है, इसके कारण सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजना में भरपूर पैसा खर्च नहीं हो पाता है, क्योंकि यही सब में चल जाता है पैसा, ठीक है। आगे एक और चीज, जैसे ये मोदी जी जो है, मोदी जी ने काला धन लाने के लिए एक तरकीब सोचा था। उसने बोला रात में 12 बजा और मोदी जी ने बोला हजरिया पंसुआ बंद, तो भैया भोरे पता चला कि एटीएम में भीड़ लग गया, ठीक है। तो इससे किसी बड़ा अमीर व्यक्ति को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि अमीर व्यक्ति गए वहां पे भी काला धन का काम हो गया, काला धन निकालने के चक्कर में काला धन का काम हो गया। कैसे, अधिकारी वगैरह गया बड़ा बड़ा व्यक्ति कि भैया हमारा 500 हजरिया जो है पूरा चेंज कर दीजिए, तो हम आपको जो है 10% दे देंगे। 10% दिया, सब चेंज हो गया। अब मोदी जी काला धन वापस लाते रह गए हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे काम है इनके सराहनीय होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ कुछ काम में फ्लॉप कर जाते हैं। ओके, तो ये सब चीजें होती है। भाई देश का प्रधानमंत्री है, स्वाभाविक सी बात है, एक दिन बोल दिया कोरोना भगाना है, थाली बजा दो, कोरोना भाग जाएगा, तो पूरे देश का व्यक्ति इसके लिए थाली बजाया। अगर बोल दे मोदी जी की ताली बजाओ तो सबको ताली बजाना पड़ता है। अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि कुछ कुछ काम जो है हो जाते हैं, फ्लॉप कर जाते हैं। ओके, आइए, बेरोजगारी नौजवानों का शोषण अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, बेरोजगारी किसको कहते हैं, जिसको रोजगार नहीं है, काम नहीं, वो बेरोजगार है, ठीक है। अभी हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, अगर उस पर हम चर्चा करेंगे तो पता नहीं कितने देर का वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम चर्चा नहीं करें। जिसको किसी भी रूप से रोजगार नहीं प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि सरकार ये काम होना चाहिए उसके रोजगार के, कमा रहा है वो रोजगार है, ठीक है। जो कमा रहा, पैसा कमा रहा, वो रोजगार है, और जो पैसा नहीं कमा रहा, भटक रहा, वो क्या है, बेरोजगार है। तो बेरोजगार नौजवान का शोषण अपने राजनीतिक हित के लिए किया जाता है। काहे कि देखिएगा, कोई नेता जब आता है ना सत्ता में, तो सबसे पहले नौजवान का वो पीठ पकड़ता है, ठीक है। सत्ता में आना है तो नौजवान का पीठ पकड़ लीजिए। हम जितने भी बेरोजगारी, और बिहार के अंदर सबसे बड़ा बेरोजगारी बिहार के अंदर है, जितने भी बेरोजगार आदमी हैं सबको हम नौकरी देंगे। 5,000 नहीं, 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, पता नहीं चलता वैकेंसी कहाँ चला जाता है। हम ये कहते हैं, कोई भी नेता आके अगर एक बार बोल दे कि हम 10 गो फैक्ट्री और 10 गो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बिहार में एंट्री दे रहे हैं, तो समझिए कि लगभग बिहार का जो है 50% बेरोजगारी हट जाएगा। 100% सरकारी नौकरी नहीं। अगर आप 10 को 15 को बहुराष्ट्रीय कंपनी को एंट्री देते हैं बिहार में, तो समझिए 50% दुख दर्द खत्म हो जाएगा। हालांकि नौकरी तो दीजिएगा नहीं, जवान जो युवा लोग हैं ओकरा कंधा पर रख के बंदूक चलाने वाला कार्य करते हैं। तो ये 1-2 लाइन है कि बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, ठीक है। बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वह खर्च के लिए अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है, ठीक है। ये लाइन याद रखना है कि बेरोजगारी का दर्द सिर्फ युवा लोग ही जानता है, बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वह खर्च के लिए
अपने अनपढ़ बाप से पैसा मांगता है, ठीक है। और बेरोजगार आदमी का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, समझे। और सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़ा लिखा आदमी होता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो कोनो न कोनो पंजाब दिल्ली जाके काम करते रहता है। अब भैया जो पढ़ा लिखा है आराम से काम करते, दिन भर पढ़ने लिखने वाला काम किया, टेबल कुर्सी पे बैठ के काम किया, ओकरा कुदार पाड़ने के लिए दीजिएगा, होगा? नहीं होगा। उसको बोरा उठाने के लिए देगा दीजिएगा तो होगा? नहीं होगा। वो अपने जिंदगी में एक स्टूडेंट कोई काम नहीं जानता है सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा, और इसीलिए जो है स्टूडेंट क्या रह जाता है? बेरोजगार रह जाता है। और किसके वजह से? ये राजनीतिक लोगों की वजह से, ठीक है, राजनेता के लोगों की वजह से जो है ये बेरोजगार रह जाते हैं, ठीक है। और भैया आज के डेट में याद रखिएगा, बिना नौकरी उकरी के शादियों विवाह पे कानूनी अपराध हो गया है, ठीक है। लड़की सीधे पूछती है लड़का कर की रहा है, लड़की का सीधा डिमांड होता है लड़का सरकारी जॉब में है तो हम तैयार हैं, नहीं तो कोई तैयार ही नहीं, ठीक है। ये चीजें हैं, चलिए कोई नहीं। अन्य समस्या को भी देखते हैं। सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच में क्या होता है? टकराव होते रहता है। चुनाव में होने वाला अंधाधुंध खर्च, चुनाव में जो है अंधाधुंध खर्च होता है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है भ्रष्टाचारी जो होता है, भ्रष्टाचारी होता है, आतंकवादी होता है, जो गलत गलत काम करके पैसा कमाते हैं, वो में जो है ये क्या करते हैं? ये सब नेता लोग उससे पैसा लेते हैं, चुनाव में होने वाला अंधाधुंध खर्च, ठीक है। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद भाषाई, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर अलग प्रवेश की मांग करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, अपने क्षेत्रवाद, भाषा, भौगोलिक, संस्कृति के आधार पर अलग प्रवेश की मांग करना। जैसे गुजरात में सौर राष्ट्र की मांग, ठीक है। अभी गुजरात एक समय था, गुजरात कुछ नहीं चमका था, लेकिन आज के डेट में जाके देखिएगा गुजरात जो एकदम जबरदस्त दिख रहा है। जो आसाम में क्या हो गया? आसाम देखिए, गुजरात के लोग ने सौर राष्ट्र की मांग की तो वो पूरा हुआ। आसाम में जो है बोडोलैंड की मांग हुई, ठीक है। असम में जो है बोडोलैंड की मांग हुई। और हमारे एक ही को मांग है कि भैया जितने भी जो है ना, जितने भी बिहार के नेता लोग हैं, बिहार में अगर नौकरी नहीं दे रहे हैं तो 10-15 को बहुराष्ट्र कंपनी को दे दीजिए, फैक्ट्री वगैरह खोल दीजिए, ताकि जो है यहाँ से हमें दिल्ली जाके कमाना नहीं पड़े, यहीं पे रह के कमाना पड़े, ठीक है। नहीं तो याद होगा ना कोरोना वाला किस तरह से पैदल आया था, कितने लोगों की मौत हुआ था, ठीक है। ये सब चीजें। आइए फिर से आगे, बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियां, थोड़ा सा हमें और नीचा करना होगा। चलो, बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियां, तो बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ा चुनौती भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा चुनौती बिहार में भ्रष्टाचार। सरकार द्वारा बने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक सीमित मात्रा में पहुंचना और इनका दुरुपयोग कुछ लोगों के द्वारा अपने हित में करना, इसके बारे में चर्चा किए। जैसे वृद्धावस्था पेंशन में धांधली, मनरेगा में धांधली, ठीक है। मनरेगा में मुखिया लोग जो आजकल ले लेता है, समिति लोग लेता है, सब मजदूर के अकाउंट में पैसा आता है, याद रखिएगा मनरेगा में, ठीक है। अकाउंट लोग में आता है तो वो लोग भी पैसा असूल लेता है बिना काम करे ले, और लोग को 200 रुपया दे दिया जाता है। तो ये चीजें होता है। वृद्धावस्था में धांधली, वृद्धावस्था में कुछ लोग का उम्र पुरता है तो वो ले रहा पैसा, ठीक है। जेकर 45 साल है वो वृद्धा पेंशन उठा रहा, मैंने देखा है, ठीक है। और जेकर 65 साल है वो जायल बजा रहा है, ओके। तो ये सब क्या है? बिहार में भ्रष्टाचार है, ठीक है। जातिवाद, जातिवाद जाति के आधार पर मतदान एवं जातिगत आधार पर संघ एवं संगठन बनाना। अभी ऐसे भी बिहार में देखा जाए तो भैया जातीय के आधार पे जो है वोट दिया जाता है। माफ कीजिएगा, जो भी नेता वगैरह अगर देख रहे होंगे तो माफ कीजिएगा भाई, लेकिन सच्चाई यही है कि हम अपने जात भाई को काहे ना वोट देंगे, दो ना भैया, ऐसे बिहार बर्बाद और बर्बाद, ओके। ये चीजें हो रही है। परिवारवाद, परिवारवाद का मतलब समझते हैं? परिवार का बात मतलब समझते हैं? देखिएगा एगो चीज, नेता वगैरह जितना भी होता है उनके अंदर लाखों का लोग रहता है, लाखों की भीड़ रहती है। नेताजी ये, नेताजी वो, हम ये हैं, हम ये बन गए, वो बन गए, वहीं तक रह जाता है। परिवार में ही उसको बनाया जाता है। अगर मान लिया जाए मुख्यमंत्री आज बाबूजी हैं ना, पिताजी हैं, तो अगला बेर होकर अगर पिताजी की स्थिति खराब हो गया, किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के जो बेटा होंगे वही नेता बनेंगे, है कि नहीं जी बात,
ठीक है, वही फिर नेता वगैरह करने थे। यही होता है परिवारवाद। परिवारवाद समझ गए? बिहार में लोकतंत्र की चुनौतियों के रूप में परिवारवाद जो है प्रमुख है। अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। दलों में शीर्षों पर, शीर्षों का मतलब हो गया ऊपर, हमेशा एक ही परिवार के लोग का रहना। इसमें सत्ता में आम लोगों की भागीदारी सीमित हो जाती है। जैसे चुनाव के टिकट में बंटवारा परिवार के लोग को ही दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाता है। राजनीतिक पद पर नियुक्त एवं नौकरी में भर्ती के लिए क्या करता है, परिवार के लोग को ही दिया जाता है। बाकी लोग झाल बजाइए, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, यही करते समय गुजर जाता है ना। तो भाई ये भी जो है बिहार के लिए क्या है, चुनौती है। राजनीतिक सुधार, ध्यान समझिएगा, राजनीतिक सुधार के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, देश में व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। अगर लोग शिक्षित हो गए, नेता लोग जानते हैं, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे भैया, वो अपने अधिकार को जान जाएंगे, तो फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बिहार में बेरोजगारी रखा जाता है। शिक्षित होना जरूरी है। अगर कोई भी आपके छोटे बहन हो, भाई हो, उन्हें ये चीज़ समझाइए कि अगर अधिकार के लिए लड़ना है, अपने आप को आगे देखना है, तो हमेशा शिक्षा की ओर चलो। ठीक है, बेरोजगारी के लिए रोजगार का व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव और समानताओं को दूर किया जाना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, नागरिकों के चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक दलों का व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। अगर पंचायती राज मजबूत हो गया तो फिर जाके ऊपर का जो स्तर है वो अपने आप मजबूत हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा ये पंचायती राज में भी जो मुखिया वगैरह है, ये सबसे बड़ा नेता होता है। मुखिया, सरपंच, समिति वगैरह, ये सब सबसे बड़ा मुखिया होता है। ये लोग काम नहीं करते हैं। गांव के लोग में ऐसे सारा रोड जो है टूटा रहेगा, फटा रहेगा, कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, ये लोग अपने में खा जाते हैं। तो ये राजनीतिक सुधार किया जाना चाहिए। और विधायकों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व। देखो, महिला लोग जो है, कुछ महिला लोग तो खाने बनाने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, कुछ महिलाएं जो हैं पढ़ने लिखने में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और कुछ महिला जो है, कुछ महिला जो है, बहुत कम महिला जो है क्या करती है। देखो, तीन तरह के बताए। एक महिला हो गया आपका खाना बनाने में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, कुछ महिला पढ़ लिख के नौकरी में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, ये हो गया। और उससे भी कम, सबसे कम जो है राजनीति में आती है। ठीक है, तो भारत की विधायिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व पहले आम चुनाव से लेकर 16वीं आम चुनाव एवं राज्य की विधानसभा में बढ़ी तो है, लेकिन स्थिति अभी भी संतोषप्रद है। मतलब अभी जो है संतोषप्रद नहीं है। मतलब महिलाओं की संख्या विधायिका में जो है बहुत ही विधानसभा में बढ़ा है, लेकिन अभी भी कम है। जैसा कि 1952 के लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 3% और 15वीं लोकसभा में 10%, जबकि 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 10.23% रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। 1952 के लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व थी 3%, 15वीं में 10% और 16वीं लोकसभा महिला में जो है कितना हो गया, 10.23% बढ़ा है। यह महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में काफी क्या है, कम है। ओके, तो ये सब था जो विधायिका में महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व है, इसको बढ़ाना चाहिए। तो बच्चा हम लोग ने क्या क्या देखा है, ठीक है, हमने इस अध्याय में यही सब लोकतंत्र में जो क्या क्या चुनौतियां होती है, यही सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, और ये अध्याय आप लोग का खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो आपको मैंने लोकतंत्र पढ़ा दिया, चुनौती बता दिया, और उसके बाद जो है हम सरकार को किस रूप को लोकतंत्र कहेंगे ये भी बता चुके हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए क्या क्या करना होगा ये भी बता दिए। और लोकतंत्र की जो चुनौतियां होती है, तीनों चीज़ के बारे में, मौलिक अधिकार विस्तार की चुनौतियां और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौतियां, ये भी बता दिया आप लोग को अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है मैंने आप लोग को भारत में जो है लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां में से आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ बता दिए। काला धन भी बता दिए। ठीक है, और उसके बाद बेरोजगारी पे भी चर्चा कर लिए, अन्य समस्या जो था उसके बारे में भी चर्चा कर लिए, और बिहार में लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं इसके बारे में भी चर्चा किए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर लिया, कोई दिक्कत। और ये अध्याय आप लोग का
यहीं पे खत्म हो जाता है। अलग अलग की तरह की चुनौतियां अलग अलग देश में भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को बता रखा कि नेपाल में जो है, नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनौतियां थी। पुनः लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने की चुनौतियां, ठीक है। और दूसरा एक और बताए थे हमने आपको, बोल्विया में जनसंघर्ष हुआ था। बहुत सारा चुनौतियों के बारे में हमने चर्चा किया। श्रीलंका में जाति को लेके हुआ था ना जी, सिहली और सिहली जाति था और तमिल था ना, जाति को लेके हुआ था। ओके, यही सब चीज था। और भी बहुत सारी चुनौतियां थी, ये तो देश का मैंने बता दिया। तो अब बाकी चीजें जो है आप लोग को, इन सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ही रखा है। और इस अध्याय में इससे ज्यादा कुछ था भी नहीं जो मैं आप लोग को और पढ़ाऊं, ठीक है। तो हालांकि ये वीडियो जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अलग अलग की चुनौतियां जो थी, जो चीजें थी वो किताब के अंदर सभी चीज के बारे में हमने निकाल के निचोड़ दिया। और हालांकि कितने मिनट का वीडियो हुआ भाई, 54-55 मिनट का ना। चलो भाई, अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर को भी जल्द ही कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका जो है ये फिर से हम आप लोग को बता दूं, क्योंकि चलो आराम से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग जो है कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो याद रखिएगा कि आप लोग जल्द ही कर लीजिएगा। 85, 81, 80, 29, ठीक है। इसमें आप लोग को जो है PDF मिलेगा, ठीक है। लाइव क्लास भी मिलेगा, अभी हालांकि शुरू नहीं हुआ है। और डाउट क्लास भी होगा, ठीक है। डाउट क्लास भी आप लोग का होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्लास भी होगा, ठीक है। उसके बाद शुरुआत होगा तो चलते रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्लास भी होगा, ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास होगा। बहुत जल्द ही क्लास शुरू होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी हम लोग सोच रहे सिलेबस को खत्म कर लेता, वो ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर दूसरी और बात करें तो आप लोग का जो मैथ था, मैथ और साइंस, ये दोनों जो है पंकज सर के द्वारा पढ़ाया गया ही है, ठीक है। पंकज सर ने पढ़ा ही दिया। बाकी हम इधर संस्कृत वगैरह का जो ग्रामर वाला पार्ट है, संस्कृत व्याकरण और हिंदी भी कुछ हो चुका है, ठीक है। हिंदी भी सर ने कुछ पढ़ा ही दिए, ठीक है। अब संस्कृत व्याकरण में जो है लगभग हमने पढ़ा ही दिया, किताब का कुछ चीज़ें बाकी है। और इधर आप लोग का जो राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र जो है आप लोग का आज खत्म हो जाता है, समाप्त हो गया। और इसका प्रश्न उत्तर भी समाप्त ही हो जाएगा अगला वीडियो में, ठीक है। समाप्त हो गया। और इतिहास की बात करें, तो 3 अध्याय समाप्त हुआ है, ठीक है, समाप्त हुआ है। अब अर्थशास्त्र, ठीक है, ये भी देख लीजिए। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र अभी पूरा का पूरा बाकी ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका ये, क्योंकि 7 अध्याय तो 7 दूना 14, 15 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा। 15 डे में जो है इसको हम समाप्त कर देंगे फुल एंड फाइनल। उसके बाद हम लोग भूगोल को भी देखेंगे। भूगोल अभी तो शुरू भी नहीं किया है,
लेकिन ये अभी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र और इतिहास का 4 अध्याय, तो एक एक दिन कोनो दिन बीच बीच में क्लास ले लिया जाएगा, लेकिन हम जो है सीरीज वाइज पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो संस्कृत व्याकरण हमने पढ़ा ही दिया है, बाकी इधर देखिए मैथ साइंस हिंदी सर पढ़ा ही दिए हैं। तो ये तीनों चीज़ हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम जल्द ही ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ओके, और बार बार बच्चे लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। तो बहुत जल्द आप लोग का ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जहाँ पे 5-5 शिक्षक बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे तो अभी तक आप लोग का कुछ खत्म नहीं हुआ। हालांकि मैंने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया, जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का जो है ये बहुत जल्द ही ख़त्म कर दें, दिवाली से पहले ही इसको लपेट लें अर्थशास्त्र को, दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का आएगा, इस अध्याय का प्रश्न उत्तर भी हम कर लेंगे, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो इस अध्याय का प्रश्न उत्तर वाला आएगा। तो भाई मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।